ओके गाइस, तो दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट 3। सो जो हमने इससे पहले 2 पार्ट कर लिए हैं, प्लीज़ वॉच दैम, देन आफ्टर यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। ओके, तो उसके बाद द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। देखो, ट्रिम्स के बारे में हमें जानना है कि व्हाट इज ट्रिम्स और ट्रिम्स है क्या और ये कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी गाइस क्या है क्या नहीं है इसमें। देखो, तो आप मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू नाम की एक होती है ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वर्ल्ड में, WTO। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस अब इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड अपने ट्रिप्स पढ़ा था पीछे, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी सर्विसेज। ओके, तो उसमें क्या था कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके राइट्स होते हैं वो सारे WTO कंट्रीज़ को मानने पड़ते हैं और कोई भी उन्हें कॉपी नहीं कर सकता। तो वहीं पर यहाँ पर हमारे पास ट्रिम्स क्या कहता है, ट्रिम्स जो हमें कहता है उसका फुल फॉर्म तो वैसे ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, लेकिन ट्रिम्स का कहने का मतलब ये है कि जितनी भी WTO की मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितनी भी WTO की मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको वो कंट्रीज़ कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती किसी WTO की दूसरी मेंबर कंट्री को ट्रेड करने से अपनी कंट्री में। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, चाइना है, WTO का मेंबर है, ठीक है, एंड इंडिया है, WTO का मेंबर है। मान लो अभी तक तो चाइना और WTO, इंडिया नॉर्मली अभी तक WTO के मेंबर्स हैं। तो मान लो कि चाइना ने क्या बनाया, MI का फ़ोन बनाया, ठीक है, और इंडिया बनाता है माइक्रोमैक्स का फ़ोन। आपको पता है इंडिया में माइक्रोमैक्स का फ़ोन चलता है, चाइना में MI का फ़ोन चलता है। तो माइक्रोमैक्स और MI क्या हैं? दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं आपस में। लेकिन चाइना जो MI का फ़ोन बनाता है, चाइना जो MI का फ़ोन बनाता है वो बना देता है मान लो 10,000 रुपये में, उसकी जो कॉस्टिंग आती है। वहीं पर माइक्रोमैक्स को जो सेम फ़ोन की कॉस्टिंग आती है वो वो आती है मान लो 12,000 रुपये। तो यहाँ पर इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि इसको अपनी कंट्री में रेस्ट्रिक्ट कर दे और इसको बेचने दे। ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि WTO का एग्रीमेंट है, क्योंकि WTO का एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को आप सारी मेंबर कंट्रीज़ को मानना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी मेंबर कंट्री एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती फ्रॉम ट्रेडिंग इन एनी वंस कंट्री। समझ आया? यहाँ पर सीधे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री एक दूसरे को नहीं रोक सकती, कोई भी कंट्री एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट से। कोई भी कंट्री दूसरी फॉरेन प्रोडक्ट से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अपने मार्केट को, और मतलब कि उस कंट्री का प्रोडक्ट आपको अपने कंट्री में बेचना ही पड़ेगा, वेदर इट इज़ चीपर और कॉस्टियर। ठीक है, तो कोई ऐसा ये एक प्रिंसिपल है, ये मतलब एक ट्रेड रिलेटेड मेजर्स हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं जो WTO ने दिए हुए हैं। ये सारे मेंबर WTO की जो मेंबर कंट्रीज हैं सबको ये बात माननी पड़ती है। ठीक है गाइस, उसके बाद व्हाट वी हैव इज नीड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। अब नीड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन क्या है? देखो, ध्यान रखना, हमारे पास जब भी आप शेयर मार्केट में या फिर जिसे हम कहें सिक्योरिटीज़ मार्केट में आप जब भी ट्रेड करते हो, जब भी आप सिक्योरिटीज़ मार्केट में या फिर मैं कहूँ शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर दो चार चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, शेयर मार्केट में फ्रॉड बहुत होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, फाइनेंशियल रिस्क बहुत होता है, फाइनेंशियल रिस्क बहुत होता है। तो इन दोनों चीज़ों को कवर करने के लिए क्या किया गया, सेबी को बनाया गया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। तो अब देखो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को मतलब इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि इन्वेस्टर को इन दोनों फ्रॉड और फाइनेंशियल रिस्क से बचाने के लिए क्या होता है, इन्वेस्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। आपको पता ही है इन्वेस्टर बैकबोन है सिक्योरिटीज़ मार्केट की। तो इन्वेस्टर को बचाना
इन्वेस्टर जब भी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, वो कंट्री की इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट करता है, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट के थ्रू ही पैसा फ्लो होता है पूरी कंट्री में। ध्यान रखना, जिस भी कंट्री का सिक्योरिटी मार्केट या फिर शेयर मार्केट बहुत ही मजबूत होता है, उस कंट्री की इकोनॉमी भी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट और कंट्री की इकोनॉमी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, अपनी कंट्री अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सीन क्या होता है कि बहुत बार ना कुछ ये दो तीन चीज़ें जो होती हैं, इनकी वजह से ना फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रॉड हो गया या फाइनेंशियल रिस्क हो गया, जिससे हमारे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को रिस्क होता है। इंटरेस्ट के कहने का मतलब इन्वेस्टर जो भी उसका जो फाइनेंशियली रिस्क या फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट मेजर्स लिए, जिससे इन्वेस्टर्स को बचाया जा सकता है सारे फाइनेंशियल रिस्क से। क्या कि उस इन्वेस्टर का कोई कैपिटल जो है, जो वो पैसा लगा रहा है शेयर मार्केट में, वो बचा रहे। ऐसा ना हो कि मान लो कल को आपने 1 लाख रुपए लगा लिए शेयर मार्केट में, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छे से फ्रेम बनाया ही नहीं है कि जिससे मान लो आपके साथ कभी फ्रॉड हो गया तो आप उस फ्रॉड को कैसे पकड़ोगे, कैसे कंप्लेंट करोगे, कहाँ जाके कंप्लेंट करोगे, कैसे आप अपने कैपिटल को रिस्क में जाने से बचा सकते हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने 5 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए थे। उन फ्रेमवर्क में जो आपके पास सबसे पहले जो आता है, इन फ्रेमवर्क में जो सबसे पहले आपके पास आता है वो है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन आता है आपका कंपनीज एक्ट, आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट। एक पहले वाला था 1956, देन बाद में एक नया आ गया था 2013। ठीक है, ये मेजर थे कंपनीज। उसके बाद आया सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसमें जितनी भी सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर बेचने और ख़रीदने से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद द डिपॉजिटर एक्ट, मान लो कि आपको अपने शेयर्स को कहाँ रखोगे, है ना। अब शेयर्स को कहीं रखोगे भी तो सही, मतलब आपने शेयर्स खरीदा, उसके बाद वो शेयर कहाँ पर रहेगा। शेयर कोई वैसा तो है नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी तो है नहीं कि भाई आपने जाके खरीदा, मार्केट में जाके बोल दिया भैया 2 किलो शेयर दे दो, वो भैया ने आपको पन्नी में बांध के 2 किलो शेयर दे दिया, ऐसा तो है नहीं। शेयर्स क्या होते हैं, डिजिटल होते हैं। तो डिजिटल शेयर्स को कहीं पर स्टोर किया जाता है। डिजिटल शेयर्स को कहाँ पर स्टोर किया जाता है, डिपॉजिटरी पे। तो डिपॉजिटरी पे जब आपके डिजिटल शेयर्स को स्टोर किया जाता है, तो वो डिपॉजिटरी इंडिया में सिर्फ 2 ही हैं। एक है NSDL और एक है CDSL। CDSL और NSDL। NSDL क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख लेता हूँ, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। और दूसरा क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो ये 2 ही हैं आपके पास डिपॉजिटरी। तो इन डिपॉजिटरी को सेटअप किया गया और इन डिपॉजिटरी के लिए एक एक्ट लेके आया गया। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे थे, इन दोनों का क्या काम है, किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ सेटअप की गई। उसके अलावा द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कोई भी बंदा पैसों का इधर से उधर मनी लॉन्ड्रिंग ना कर पाए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए, मतलब कि गलत एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल ना कर पाए पैसों को। तो इसीलिए एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लेके आया गया। तो ये 5 फ्रेमवर्क्स बनाए गए, 5 एक्ट बनाए गए, ताकि हमारा जो इन्वेस्टर है उसका जो पैसा हो वो हमेशा फाइनेंशियल रिस्क में जाने से बचा रहे, या फिर फ्रॉड होने से उसके साथ हमेशा वो बचा रहे। तो ये है क्या आपके, ये है आपके नीड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, जो गवर्नमेंट ने लिए थे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब देखो बच्चों, देखो भाई लोग, इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग होता है एक प्रोसेस जिससे हम स्कैन करते हैं या फिर स्कैन करते हैं अपने आसपास का इन्वायरमेंट। स्कैन करते हैं आसपास का इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, सीधी बात देखो, पहले डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। कहता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज अ प्रोसेस दैट सिस्टमैटिकली सर्वेज एंड इंटरप्रेट्स relevant data to identify external opportunities and threat that could influence future decisions. It is closely related to SWOT analysis and should be used as a part of strategic planning process. इसके कंपोनेंट्स बाद में आगे हुए दिए हुए हैं, वो कंपोनेंट्स में आगे जाके अभी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। देखो तो क्या है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है, नॉर्मली क्या होता है ना। अब जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल,
इन्वायरमेंट स्कैनिंग, सॉरी फॉर द राइटिंग, मेरे पास पेन नहीं है, हाथ से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है। मान लो कोई बिजनेस है, मान लो कि मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक बिज़नेस किया, किस चीज़ का बिज़नेस किया इन्होंने, बिज़नेस किया बुक बेचने का, ठीक है। बुक बेचने का बिजनेस करते हैं मिस्टर ए। तो अब इनको अगर किताबें बेचनी है तो इन्हें ना कुछ चीज़ें मार्केट में देखनी पड़ेंगी, एक सर्वे करना पड़ेगा, नॉर्मल सर्वे करना पड़ेगा, एक मार्केट से एक डेटा उठाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर ये किताबें बेच सकते हैं। इनको देखनी पड़ेंगी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब किस किस, मान लो कि ये सोच रहे हैं कि भाई यूपीएससी की किताब बेचता हूँ, या फिर है ना, तो इनको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, यूपीएससी की किताब बेचने में फ़ायदा है, या फिर नॉर्मल सीए लोगों की किताब बेचने में फ़ायदा है, या फिर आपका इंजीनियरिंग की किताब बेचने में फ़ायदा है, या डॉक्टरेट की किताब बेचने में फ़ायदा है। तो ये देखेंगे कि भैया इसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढेंगे। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हो मार्केट में सर्वे करके, या फिर आप क्या देखते हो, रिस्क देखते हो कि कहाँ रिस्क है। हो सकता है रिस्क हो आपको स्कूल बुक्स बेचने में, लेकिन इसमें क्या हो, प्रॉफिट भी हो। रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट भी है। हो सकता है आपको चिल्ड्रंस बुक्स बेचने में क्या हो, रिस्क हो, चिल्ड्रंस बुक बेचने में रिस्क हो, लेकिन क्या हो, यहाँ पर आपको हो सकता है लॉस भी हो सकता है ना। तो इस चीज़ को स्कैन करना, मतलब इस चीज़ को जानना कि भाई कहाँ पर आपका रिस्क है और कहाँ पर आपको रिस्क नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर आप ग्रैब कर सकते हो, या रिस्क कहाँ पर ज़्यादा है, इस चीज़ को सर्वे करना, इस चीज़ को मतलब पता लगाना अपने आसपास की। भाई मान लो कि मुझे जानना है कि मेरे आसपास में कहाँ कहाँ, मान लो मुझे पान की दुकान खोलनी है, तो मैं मेरे को पहले देखना पड़ेगा ना कि यार उस नुक्कड़ पे मैं पान की दुकान खोलता हूँ, वहाँ पर पुलिस वाले नहीं आएंगे, इसलिए मेरा पैसा बचेगा और वहाँ पर कस्टमर भी आएंगे। हो सकता है मैं दूसरी जगह खोलूँगा तो वहाँ पर पुलिस वाले भी आए और कस्टमर भी कम आए, पुलिस वाले पैसे लेके चले जाए, है ना। तो ये क्या है, मैंने अपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया, और एनवायरनमेंट को स्कैन करके मैंने जाना कि भाई यहाँ पर मुझे प्रॉफिट, यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ मेरे पास रिस्क हैं। तो इसी को कहते हैं इन्वायरमेंट स्कैन। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग में ना कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें स्कैन की जा सकती, क्या क्या चीज़ें, सॉरी, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको स्कैन किया जा सकता है। तो उनमें आता है सबसे पहले ट्रेंड। अब देखो आपको पता होगा मार्केट में ट्रेंड चलते रहते हैं, कभी एक ट्रेंड, कभी दूसरा ट्रेंड, कभी तीसरा ट्रेंड। ट्रेंड क्या मतलब करता है, मान लो मैं कपड़े बेचता हूँ, है ना, और हर रोज इंस्टाग्राम की रील्स पे नए ट्रेंड चल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मुझे ट्रेंड के हिसाब से क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए ट्रेंड्स को मुझे ज़रूर देखना चाहिए कि भाई अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, अगर मुझे नहीं पता होगा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है तो फिर तो मेरा लॉस हो जाएगा, है ना। इसीलिए फिर दूसरा आता है कंपटीशन, जानना पड़ता है। मान लो कि मैं कपड़े बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा, मान लो कि मैं हूँ H&M, H&M से मुझे ज़्यादा ही ऑब्सेशन है, एक सेकेंड। मान लो कि मैं हूँ H&M, और मेरा जो कॉम्पिटिटर है, मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, लुइस विटॉन। अब लुइस विटॉन मेरा कॉम्पिटिटर है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई लुइस विटॉन क्या बेच रहा है, और अगर मैं लुइस विटॉन, तो मुझे देखना पड़ेगा H&M क्या बेच रहा है, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर है भाई। जैसा ये बेचेगा उसी हिसाब से मुझे अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मैं भी उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो यहाँ पर है आपका ये। फिर आपके पास जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है टेक्नोलॉजी का, कि हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, या फिर मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में जानना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है व्हाट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी में इम्पैक्ट योर बिजनेस इन द फ्यूचर। तो मुझे जानना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मेरे बिजनेस को आगे जाके इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो मुझे उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास आता है कस्टमर। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो कस्टमर बेस है, कस्टमर बेस जो है वो कहाँ है और क्या वो चेंज हो रहा है। हो सकता है मान लो फॉर एन एग्जांपल कि मैं बेचता हूँ किड्स के कपड़े, है ना, और हो सकता है मैं किड्स के कपड़े बेचता हूँ, लेकिन क्या पता कि धीरे धीरे जो मेरा कस्टमर बेस है वो किड्स से लेके धीरे धीरे क्या कहाँ शिफ्ट हो रहा है, एडल्ट पे शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे हमेशा ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं किड्स, मेरा जो कस्टमर बेस है वो मेनली कहाँ पर है, किड्स में है, एडल्ट में है, या फिर हो सकता है स्कूल्स के बच्चों के कपड़ों में, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है कि भाई मेरा कस्टमर बेस मेनली कहाँ है। उसके अलावा इकॉनमी,
ठीक है। उस अब ये इकोनॉमी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पहले जब मैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग करूंगा तो 5वें नंबर पे आता है मेरे पास इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के बारे में आप बोलोगे इकोनॉमी के बारे में जानना क्यों जरूरी है? देखो इकोनॉमी के बारे में जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मान लो कि इकोनॉमी की हालत ख़राब है और आप जाके बेच रहे हो लग्जरी सामान, है ना। मान लो कि मान लो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, वहाँ की हालत ख़राब है, वहाँ पर कोई मुश्किल से खरीदेगा तो एमआई का फ़ोन खरीद लेगा मुश्किल से 10,000 रुपये का। तो मैं पागल हूँ क्या कि वहाँ पर जाके एप्पल की फैक्ट्री डालूंगा और एप्पल की फैक्ट्री डाल के बोलूँगा लो एप्पल के फ़ोन ले लो, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे इकोनॉमी के बारे में देखना जरूरी है कि इकोनॉमी कितनी मजबूत है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी कंट्री की, मान लो मुझे दूसरे कंट्री में बेचना है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग है या फिर क्या है, वीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा, अगर स्ट्रांग होगी तो भी मैं एप्पल का फ़ोन बेचूंगा, अगर वीक होगी तो मैं क्या करूंगा, एमआई का फ़ोन बेचूंगा। तो इसीलिए मुझे जानना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमी का क्या हाल है। देन आपके पास आता है जो छठा नंबर, दैट इज़ लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब हो गया कि भैया इकोनॉमी मेरे पास लेबर सप्लाई का क्या हाल है, क्योंकि लेबर सप्लाई की वजह से मेरी जो कॉस्ट है वो अप भी कर सकती है और डाउन भी कर सकती है। अगर मेरे पास लेबर सप्लाई सफिशेंट है, अगर मेरे पास लेबर सप्लाई सफिशेंट है मतलब कि मुझे लेबर की कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मेरे पास सफिशेंट है तो मेरी कॉस्ट क्या करेगी, डाउन रहेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर मेरे पास लेबर सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो मेरी कॉस्ट क्या कर जाएगी, अप कर जाएगी। तो मेरे को लेबर सप्लाई के बारे में जानना भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। एंड द सेवंथ एंड द लास्ट थिंग, द सेवंथ और लास्ट थिंग क्या है, एक सेकेंड, सातवीं और लास्ट चीज़ है हमारे पास पॉलिटिकल जो माहौल है, क्योंकि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल पहले इंडिया का पॉलिटिकल माहौल 7 साल पहले इंडिया का पॉलिटिकल माहौल अलग था। तो इंडिया में इतने स्टार्टअप्स नहीं थे। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया में 100 स्टार्टअप्स होने वाले हैं। इंडिया में इंडिया के पास 100 स्टार्टअप्स होने वाले हैं। तो कैसे हुआ, क्या 10 साल पहले कोई भी सोच सकता था बाहर की कंट्री की इंडिया में 100 स्टार्टअप्स हो जाएंगे 10 साल बाद? तो ऐसा नहीं है, स्टार्टअप्स होना बहुत जरूरी है ना कंट्री में। तो पॉलिटिकल माहौल देखना जरूरी है। जब से पॉलिटिकल माहौल जैसे ही चेंज होता है तो उससे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मान लो कि नेपाल में कल को बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई तो सब दवा इन्वेस्ट कर देंगे नेपाल में, मान लो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफेंड मत होना कोई भी नेपाल वाला हो तो, ठीक है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लो कि किसी और कंट्री में कोई ऐसी गवर्नमेंट बन गई जो हमें पता है कि ये गवर्नमेंट बनेगी तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में मान लो ट्रम्प की गवर्नमेंट बन जाती, तो ट्रम्प की गवर्नमेंट बनती तो हो सकता है कुछ बिजनेसमैन वहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि पॉलिटिकल माहौल भी देखना जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है कंट्री में, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी है तो वहाँ पर किसी भी कंट्री में कोई भी इन्वेस्ट करने से ज़्यादा कतराता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, ग्लोबलाइजेशन। अब देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कोई भी कंट्री का, है ना, कोई भी कंट्री जब अपने आप को क्या करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए खोल देती है, मतलब कि वर्ल्ड की कंपनियां आके किसी भी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो कंट्री भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकती है, उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जब अपने कंपनी को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को, जब हम किसी भी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, या टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी हो, या फिर उसके अलावा अगर हम बोलें तो कोई इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, या फिर अपनी कंट्री में हम जॉब्स, या फिर हमारी कंट्री के लोग बाहर जॉब्स करने जाते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो ये जब हम सब ओपन कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ना पता हो तो बिफोर 1992 इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था, मतलब इंडिया रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए नहीं खुला था। तो 1992 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को लेके आए, जिससे क्या हुआ कि बाहर की जो कंपनीज हैं वो क्या हुई, इंडिया में आनी, और इंडिया में आके उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। और इंडिया में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो आज आप देख रहे हो ना कितनी सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में जॉब्स देती हैं, एसेंसर, ठीक है, कॉग्निजेंट, ये सारी वैसी कंपनी हैं। उसके अलावा कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट,
उसके अलावा गूगल, ये क्या है, इंडिया में तो अवेलेबल है, इंडिया में आपको जॉब देती हैं। तो ये फ़ायदा किसका है, ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा। तो ग्लोबलाइजेशन से ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरी रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए हमारी जो इकॉनमी है वो खुल जाती है। पहले विदाउट ग्लोबलाइजेशन ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दे रखी है, आप इस डेफिनेशन को एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन आफ्टर व्हाट वी हैव इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब देखो आपको पता होगा कि जब कोई भी कंट्री आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि भाई वो अपने नए नए इनोवेशंस करती है, और नए नए इनोवेशंस करने के चक्कर में उस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो इन्वायरमेंटल रिलेशन होती है, जैसे पॉल्यूशन हो गया, और आपका पॉल्यूशन की वजह से मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन, आपका वाटर पॉल्यूशन, ये सारे बहुत सारे पॉल्यूशंस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जितनी भी नई नई इंडस्ट्रीज़ इंडिया में ओपन हो, तो नई नई इंडस्ट्रीज़ ओपन होने के साथ साथ वो क्या करें, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें। इसीलिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए 1986 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने क्या किया कि प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना इन्वायरमेंट की क्वालिटी को, कंट्रोल करना और रिड्यूस करना पॉपुलेशन को फ्रॉम ऑल सोर्सेज, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो कोई सा भी पोल्यूशन हो, हर सोर्सेज से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया। इसके अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री ऐसा करती है जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा सकता है, तो यहाँ पर उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, एक तरीके से फाइन किया जाएगा और इंडस्ट्री को बताया जाएगा कि भाई इस तरीके से आप काम ना करो तो सही है। क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री अगर ऐसा करती है तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी उसके पीछे चलती हैं। तो ये एक नया एक्ट लेके आया गया 1986 में। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं ये बता दिए हैं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस बिटवीन जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमारे पास डिटेल डाउन है, इन सब डिफरेंस क्वेश्चंस को हम आगे जाके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, गुड इवनिंग।